guys, welcome back to UPSC Grid. This is the fourth and the last lecture in the series of PT 365. In this lecture, we are going to start with this particular topic of events and the security related issue. Let's see. तो चलो चाबहार पोर्ट से शुरू करते हैं हम. दिस इज यूनिट 4. कैसे है ये? रिसेंटली इंडिया साइंड अ 10-year एग्रीमेंट विद ईरान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल एट द चाबहार पोर्ट. देखो चाबहार पोर्ट है क्या, इसके पीछे प्राइमरीली एग्रीमेंट क्या है कि इंडिया वांट टू रीच अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बट बाईपासिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है बीच में अड़ंगा करेगा, पाकिस्तान हमें आने जाने नहीं देगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की है कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर है बट वो क्या है, पीओके में है. ठीक है, तो टेक्निकली बॉर्डर है बट प्रैक्टिकली बॉर्डर नहीं है, तो हमें पाकिस्तान से बार बार ना जाना पड़े, इसके लिए इंडिया ने क्या किया, चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया. अब देखिए चाबहार पोर्ट में कि ये बनता कैसे है, शुरुआत इसकी होती है. वैसे तो ये 2003 आसपास से ही बात चल रही थी, बट शहीद बेहिश्ती टर्मिनल जो अभी इंडिया डेवलप कर रहा है उसकी शुरुआत होती है 2016 में. ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर 3 पार्टीज होती हैं, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान. ठीक है, अब ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमन के पास है. अब यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से मैक्सिमम आप लोगों का ऑयल की जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो यहाँ से पास होती है, ऑयल का ट्रेड यहाँ से होता है, गुड्स सर्विसेज. ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है. दूसरा यहाँ पे समझो सितवे पोर्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था. सितवे पोर्ट म्यांमार में इंडिया डेवलप कर रहा है, बट सितवे के नीचे क्याकफू पोर्ट है जो कि कौन डेवलप कर रहा है आप लोगों का, ये मतलब चाइना. ठीक है, ऐसे ही ईरान में चाबहार पोर्ट कौन डेवलप कर रहा है, दिस इज योर इंडिया. बट वहीं पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट कौन कर रहा है, दिस इज बाय पाकिस्तान. ठीक है, देन भी है ये पोर्ट का फायदा क्या होगा कि भाई ये डिस्टेंस कम कर देगा लैंडलॉक्ड कंट्रीज के प्रति. ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख ली. अब सेंट्रल एशिया पे भी हम लोग जा पाएंगे. इट अलाइंस विद द ब्रॉडर आईएनएसटीसी. ठीक है, आईएनएसटीसी इज बेसिकली अ ऑल्टरनेटिव टू सुएज कैनाल. अब यहाँ देखो दिस इज योर सुएज कैनाल, तो अभी इंडिया ऐसे जा रहा है. नाउ आईएनएसटीसी में क्या है, ईरान वगैरह के साथ हम करेंगे तो हम लोग ईरान के थ्रू होके यूं जाएंगे, तो हम लोग ऊपर रशिया पे को भी अप्रोच कर सकते हैं, उधर इधर से ईस्टर्न यूरोप को भी वाया ब्लैक सी अप्रोच कर सकते हैं. फाइन. सो ये हो गया आप लोगों का चाबहार पोर्ट. आईएनएसटीसी आ गया. दिस इज अ 7,200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन. मल्टी मॉडल माने कि रेल भी है, ट्रेन भी है, शिप भी है, वगैरह वगैरह. तो सबसे पहले 2000 में इसके साइन हम लोगों ने किसने किया, इंडिया, ईरान, रशिया ने. रशिया को यूरोप से और ईरान और इंडिया और सेंट्रल एशिया, मतलब इन सभी को कनेक्ट कर दो. तो कॉरिडोर कहां से रन करेगा, मुंबई से फिर मॉस्को जाएगा, लेकिन वाया चाबहार, बंदर अब्बास, बंदर अंजाली. सो प्लीज रिमेंबर, अब यहाँ पे याद करने वाली चीज आ जाएगी केवल एक. 1 सेकेंड. यस, सो यहाँ पे याद करने वाली चीज है कि बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ है, ईरान में है. बंदर अंजाली कहाँ है, वहां ईरान में है. शहीद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल ये कहाँ है, ईरान में है. केवल इतना ही हमें देखना है इसमें. इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ. अब देखिए इंडिया का थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हम लोगों ने कब किया है, वर्चुअल फॉर्मेट में कर दिया है. फर्स्ट हम लोगों ने जनवरी 2023 में किया था, सेकंड हम लोगों ने नवंबर 2023 में किया था, दोनों वर्चुअली थे. अब इस बार जो था इसकी एक्सटेंशन ऑफ फिलोसफी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, तो वही चीज थी. अच्छा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में हम लोग क्या बुलाते हैं, ग्लोबल साउथ को, ये जो लाइन है जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को इस तरीके से डिवाइड करती है उसको बोलते हैं ब्रांडेड लाइन. ठीक है ना, इसके अंदर ये देख लो अब जितने भी नॉन डेवलप्ड कंट्रीज है वो आ गई है ना. लेकिन इसके अंदर हम लोग ने चाइना और पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं करते, ऑब्वियस रीजन से. इंडिया हैज प्रपोज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट पैक्ट. तो इंडिया ने एक ग्लोबल डेवलपमेंट पैक्ट क्या किया है, एक प्रपोजल दिया कि भाई किस तरीके से हम ग्लोबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे भाई ट्रेड करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कंसेशनल फाइनेंस होना चाहिए, कोई डेट बर्डन नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह. और इंडिया ने एक स्पेशल फंड भी लॉन्च किया है टू बूस्ट द ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज एंड $1 मिलियन फंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द ट्रेड पॉलिसी एंड ट्रेड नेगोशिएशंस. फाइन. ग्लोबल साउथ क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर की रिपोर्ट, ब्रांड कमीशन. ठीक है, इंडियाज इनिशिएटिव शोइंग एडवोकेसी. अब इंडिया के इनिशिएटिव क्या क्या है, इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20 में इंडिया के इनिशिएटिव के बाद ही तो अफ्रीकन यूनियन आया, तो वो चीज हो गई. ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम, सोशल इंपैक्ट फंड. ठीक है, और आरोग्य मैत्री.
ठीक है, सिंपल। उसके बाद है इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। अब यहाँ देख लो, इसके 5 साल हो चुके हैं। दिस इज अ नॉन ट्रीटी बेस्ड, कोई ट्रीटी नहीं करनी है, वॉलंटरी अरेंजमेंट दैट प्रमोट्स कोऑपरेशन फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड रूल्स बेस्ड रीजनल ऑर्डर। इसको लॉन्च किसने किया था? अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडिया ने इसको 2019 में ईस्ट एशिया, हम लोग ईस्ट एशिया समिट को बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। तो उसका समिट हुआ जब 2019 में, तो ये था। ठीक है। इट ऑल्सो बिल्ड्स अपॉन इंडिया सिक्योरिटी एंड, तो सागर इनिशिएटिव, आई डू नॉट थिंक कि आप में से किसी को नहीं पता होगा सागर क्या है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। दिस इज इंडियाज, मतलब इंडिया एक्ट्स एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर ऑल द पीपल इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, एक तरीके से। तो सागर विजन क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब इसमें 7 पिलर है। तो वो क्या क्या है भाई? मैरीटाइम सिक्योरिटी करो, मैरीटाइम इकोलॉजी करो, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेड, मतलब ये तुक्के भी मार सकते हो आप। बाकी याद करने की यदि हिम्मत है तो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट ऑल्सो। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने साइन किया टेपा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एग्रीमेंट काफी चीजों की वजह से यूनिक है। एक तो हमें समझना है ईएफटीए क्या है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये 1960 में स्टैब्लिश होता है थ्रू स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इसमें 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है। हमें इस फाउंडिंग मेंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी इसमें 4 मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयू इज एज अ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, सब तो जानते हैं यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन में अब 28 या 27 बंदे मेंबर्स हैं। क्या हम 27 याद कर सकते हैं? नहीं। बट क्या हम वो याद कर सकते हैं जो उसके मेंबर नहीं है? यस। तो वो सारे जो भी, मतलब इसके मेंबर नहीं है आप लोगों के ईयू के, ठीक है, वो ईएफटीए के मेंबर्स हैं। सो रिमेंबर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक है, एंड योर लिंचनस्टीन। तो स्लाइन, स्लाइन हो सकता है, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी निमोनिक बनाओ क्योंकि फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी ठीक है। सो दिस इज योर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचनस्टीन। तो इनमें से कोई भी ईयू का पार्ट नहीं है। सो दिस, ये आपको हेल्प किस चीज में करेगा? वहां पे अगर ईयू के भी पूछ लेते हैं तो उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, है ना। फ्री ट्रेड करेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज नॉट अ कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन में क्या होता है कि जो सी कस्टम्स यूनियन ये होता है कि हम एक्सटर्नल टैरिफ, कस्टम क्या होता है भाई? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैरिफ, राइट। अगर सारी कंट्रीज मिलके वो सेम लगा दें, ठीक है, किसी बाहर से, अब जैसे ईयू क्या करता है, इंडिया से अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जा रहा है ईयू कंट्रीज में, तो एक ही लेवल ऑफ टैरिफ लगेगा, चाहे वो पोलैंड में जा रहा है, लेट से, चाहे वो जर्मनी में जा रहा है, चाहे वो फ्रांस में जा रहा है। ठीक है ना। सो अब इस वजह से उसको बोलते हैं कस्टम्स यूनियन। तो ईयू बिहेव्स लाइक अ कस्टम्स यूनियन, बट दिस इज नॉट। दूसरा है रिलेशन विद द ईयू। 3 ईएफटीए मेंबर्स पार्टिसिपेट इन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। तो अब ये कुछ चीजें हैं। अब ये ईयू के पार्ट नहीं है, इतना याद रखो। बट ये यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में वो करते हैं, उसके साथ एंगेज करते हैं। इंडिया ईएफटीए के ट्रेड रिलेशन क्या है? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमंग ईएफटीए फॉर इंडिया इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है। अब ये गोल्ड इंपोर्ट क्यों करते हैं? रीजंस बीइंग, ये सब आप लोग रिटेल डायरेक्ट स्कीम और वो भाई गोल्ड बॉन्ड्स, वो सारी चीजें वहां करते हो आप इकोनॉमी के सेक्शन में, है ना, कि गोल्ड इज अ सेफ सेफ इन्वेस्टमेंट, कि गोल्ड का पैसा बढ़ेगा ही लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए जब वोलेटिलिटी होती है ना, तो हम लोग बॉन्ड्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट करने की बजाय वी ट्राई कि हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। अच्छा, अब ये जो टेपा साइन हुआ है हमारा इसके साथ, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट, दिस इज यूनिक इन वेरियस वेज। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज साइंड एन एफटीए विद द मेंबर्स ऑफ ईएफटीए। अच्छा, इसके अंदर ये देखो, एफडीआई बाय 100 बिलियन, सो दिया, मतलब इसके अंदर एफडीआई का प्रोविजन है कि 100 बिलियन से एफडीआई बढ़ेगी एंड फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ एंड फर्स्ट सच अग्रीमेंट जो कि जॉब्स की वो दे रहा है। ठीक है, कि जहाँ पे कि जॉब्स का भी टारगेट है। अदरवाइज एक ईएफटी में टारगेट यूजुअली होते क्या है कि भाई हम इतने टैरिफ कम कर देंगे, हम इतने वो हम इतनी प्रोडक्शन लेवल इतना बढ़ा देंगे। बट यहाँ पे मतलब ये चीज नहीं है कि जॉब्स क्रिएशन की भी बात हो रही है। So, investment or creation of jobs, ठीक है, first time in the history, mutual recognition agreement, टेपा has made provision for the mutual recognition agreement in professional services। मतलब कि भाई अगर टेपा वाली कंट्रीज में जिनके साथ हमारा ये है, तो यानी कि ईएफटी वाली कंट्रीज में अगर किसी को नर्सिंग सर्टिफिकेट मिला और वो इंडिया में आता है, तो हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ऐसे ही इंडिया से कोई सर्टिफिकेट लेके अगर यहाँ जाए तो उसको वो रिकॉग्नाइज करेंगे, वो चीज होती है। इसके बाद हम लोग लगभग 92% पे टैरिफ लाइन हटा देंगे, और 99%, मतलब कि वो लोग 92% पे टैरिफ लाइन हटा देंगे। बट ये 92% जो प्रोडक्ट्स है, हमारे जो 99% ऑफ एक्सपोर्ट है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स में जाते हैं।
EFTA market access offers 100% of the non-agricultural products and tariff concession on the processed agriculture market. Fine. So that is it. उसके बाद आ जाओ तापी गैस पाइपलाइन। तापी नाम से ही पता लग जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइन थी ये। अब तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑन द तुर्कमेनिस्तान साइड शुरू हो जाएगा। अभी ये कब से चल रहा है, यहाँ देखो मिड 1990 से। अब यहाँ पे याद क्या करना है, वही बात है, याद करना है सिर्फ गलकइनिश गैस फील्ड। गलकइनिश गैस फील्ड को योलोटिन गैस फील्ड भी कहते थे, डिस्कवर्ड इन 2006। ठीक है, अब ये कहाँ है, लोकेटेड तुर्कमेनिस्तान में ऑब्वियसली। तो वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड्स। फाइन। तो अब यहाँ से गलकइनिश गैस फील्ड से ये इंडिया में कहाँ आएगा, फाजिल का। अब वी डू नॉट थिंक कि ये पूरा अफगानिस्तान में भी चलो चल जाए, बट पाकिस्तान से तो इसके कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो कम ही है। बट रिमेंबर गलकइनिश गैस फील्ड कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान। दैट मच शैल सफाइस। उसके बाद आ जाओ पाथ टू पीस समिट। अब ये समिट ऑन पीस इन यूक्रेन। अब वही बात है, स्विट्जरलैंड को लेकर के स्विट्जरलैंड में ही बनाया इन्होंने, किया था ये पीस समिट। यूजुअली होता क्या है कि पीस समिट तब होता है जब दोनों पार्टीज आए। यहाँ पे सिर्फ यूक्रेन आया है, यूक्रेन के दोस्त आए हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस। बट ठीक है, अब इंडिया से कौन था, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री एमईए ने किया। इंडिया ने एब्सटेन किया, जो भी जॉइंट कम्युनिके रिलीज किया था उस पर इंडिया में से ने सहमति नहीं दिखाई। ब्यूचा में से कर, सो यू कैन रिमेंबर कि ब्यूचा वाज इन न्यूज, तो ब्यूचा इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू योर यूक्रेन में है ये एक जगह। ठीक है, उसके बाद है मर्कोसर। मर्कोसर का बोलीविया पूरा मेंबर बन चुका है। मर्कोसर, प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन साउथ अमेरिका। ठीक है, साउदर्न कॉमन मार्केट है ये, 1991 में ये बनता है। अब आप लोगों का अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, ये जो 4 कंट्रीज हैं ये बनाती हैं। सब्सिक्वेंटली वेनेजुएला और बोलीविया इसको ज्वाइन कर लेंगे। वेनेजुएला का सस्पेंड कर दिया जा चुका है इसके बाद। ठीक है जी। अब इंडिया इज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद मर्कोसर। अब देखो काफी चीज होते हैं, पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फिर कस्टम्स यूनियन होता है, वगैरह वगैरह, ऐसे चलता है ये। बट हमें फिर उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि यहाँ भी बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। 1991 में बना मर्कोसर है क्या भाई, इनका ये आप लोगों की साउथ अमेरिका का एक फ्री ट्रेड एरिया है। ठीक है, कॉमन मार्केट। उसके बाद आ जाओ कोलंबो प्रोसेस। तो इंडिया चेयर द फर्स्ट मीटिंग एज चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस। तो कोलंबो प्रोसेस शुरू होता है 2003 में कोलंबो में। देर आर 12 मेंबर स्टेट्स ऑफ एशिया लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया इज ऑल्सो। This is a regional consultative process that provide platform for consultation of what? Overseas employment और contractual labor के लिए। ठीक है, अब इसकी प्रायोरिटी देख लो भाई। इसकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई द ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, राइट, वो सब नहीं। एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। एंड क्योंकि ये इंडिया इसमें शुरू से है, क्योंकि ये एक रीजनल इनिशिएटिव है, सो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब इसमें 5 मेंबर हो चुके हैं, बांग्लादेश ने भी परमानेंट ज्वाइन कर दिया है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 में ट्राइलेटरल वे में शुरू होता है, जहां पे कि इंडिया, श्रीलंका, मालदीव से। फाइन। लेटर इसको कौन ज्वाइन करता है, मॉरिशस और बांग्लादेश ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब इसमें 5 हो चुके हैं। उसके बाद है सेशल्स इज एन ऑब्जर्वर मेंबर। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। इधर कितना, एक तो जहां पे इंडिया के खराब रैंकिंग होता है, दे विल नॉट आस्क यू। पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, हाँ, ये जेनरिक चीज है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब बनाते हैं, 3 मई को। 1 मई को आप लोगों का होता है लिबर डे, एंड 3 मई को होता है ये वाला। टॉप 3 एंकर वही रहेंगे आप लोगों के, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन एक्सेट्रा। नाउ वी कैन डू ऑल्सो द फिफ्थ चैप्टर हियर, जो कि है इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सी दिस इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। सीडीएस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, सो इधर क्वेश्चन आएगा नहीं अब इस बार। एक तो ये 4 स्टार जनरल होता है, ठीक है, तो यानी कि जो आप लोगों के चीफ्स होते हैं वो 3 स्टार होते हैं। ठीक है, सो रिसेंटली अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चीफ ऑफ सीडीएस एंड डिप्यूटी सीडीएफ इज कंसिडर्ड। तो कंसिडर किया जा रहा है, अब तक कुछ हुआ नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया था सीडीएस को, के सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट में। सीडीएस हेड करता है आप लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। वो परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्टाफ देखने का। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उसको हेड करता है, जैसे राजनाथ सिंह जी करेंगे, तो उसका वो मेंबर होगा। डिफेंस प्लानिंग कमेटी में भी वो एडवाइजर होगा। ठीक है, चेयर्ड बाय द नेशनल एडवाइजर। तो यहाँ याद क्या कर सकते हो, अब देखो दैट यू कैन रिमेंबर कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कौन हेड करता है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। एंड देन देयर इज डिफेंस प्लानिंग कमिटी, दिस इज न्यू।
कि डिफेंस को प्लान करने की कमेटी, इसको हेड कौन करता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि अजीत डोभाल। और आप लोगों का चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इसको कौन हेड करेगा? आप लोगों का सीडीएस। बट सीडीएस यहाँ भी मेंबर होगा, यहाँ भी मेंबर तो होगा। सीडीएस ऑल्सो एक्ट्स एज प्रिंसिपल, भाई मिलिट्री एडवाइजर तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, है ना। ट्राई सर्विसेज मैटर्स पे उसकी बात सुनी जाएगी। सीडीएस डू नॉट एक्सरसाइज, कोई मिलिट्री कमांड तो है नहीं उसके पास, ठीक है, कोई मिलिट्री कमांड नहीं है, यानी कि कैसे होगा ऑपरेशनल लेवल पे नहीं, बट ही इज मोर ऑफ अ कंसल्टेटिव एंड अ गाइडिंग लाइट। ट्राई सर्विस एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन कमांड रिलेटेड टू साइबर एंड स्पेस विल बी अंडर द कमांड ऑफ सीडीएस, ठीक है। जो ट्राई सर्विसेज एजेंसीज बनती हैं वो साइबर में और स्पेस में वो उसकी कमांड के अंदर बनेगी। थिएटराइजेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग, अब थिएटराइजेशन का मतलब ये होता है सिंपली कि हम लोग रेदर देन साइलोज में, आपकी जो जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स साइलोज में काम करने की बजाय, अलग अलग काम करने की बजाय एक यूनिफाइड यूनिट की तरह काम करे, ठीक है, सो दैट इट विल बी पॉसिबल फॉर द कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए वो पॉसिबल हो जाए। करंटली देयर आर 19 एग्जिस्टिंग कमांड, 19 एग्जिस्टिंग कमांड है हमारे पास, 17 सिंगल सर्विस ओरिएंटेड कमांड्स, अंडमान एंड निकोबार कमांड एंड देन स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड्स, फाइन। उसके बाद आ जाओ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल बिल एक्ट, ये 2023 में बना था, तो इसने एम्पावर किया कमांडर इन चीफ। अब क्या होता है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो बनती हैं, जैसे अंडमान में थिएटर कमांड है, ठीक है, वहां पे हमारी तीनों सर्विसेज के ट्रूप्स डिप्लॉयड है। अब जो उनका चीफ है, तो उसके हाथ में कुछ पावर्स, कुछ भी पावर्स नहीं थी, ना तो डिसिप्लिनरी ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसके हाथ में कुछ पावर्स देने के लिए हमने ये बनाया था, ठीक है। आईएसओ इज अ बॉडी ऑफ ट्रूप इंक्लूडिंग जॉइंट सर्विस कमांड कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन, जो कि एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट अलग अलग में है, ठीक है। तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने के लिए, कमांडर इन चीफ को पावर देने के लिए हम लोगों ने ये वाला वो एक्ट अपनाया था। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट अगेन। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। अब देखो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट क्या है भाई? नेशनल सिक्योरिटी की रिलेटेड कुछ चीज होगी, तो इसको हम लोगों ने 1990s में सेटअप किया था। इट इज एपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मैटर्स पे, ये एडवाइजरी बॉडी है। इसको हेड कौन करेगा? ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और ये एनएसए होल्ड करता है रैंक। अच्छा, ये तो जेनरिक सी बात है कि एनएसए को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होल्ड मिलता है, जैसे कि यूसी वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, उसका भी जो रैंक होता है वो कैबिनेट रैंक मिलता है उसको, मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता बट उसको कैबिनेट रैंक मिलता है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 2019 में बिजनेस रूल्स अमेंडमेंट हुए, तो उसमें इनकी पावर्स कुछ एक्सपेंड कर दी वगैरह वगैरह, नॉट इंपॉर्टेंट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? अब दिस वाज इन 1999 केसी पंत की टास्क फोर्स में, एपेक्स एडवाइजरी बॉडी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज डिफरेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इज डिफरेंट। ये सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, ये सेक्रेटरी टाइप वर्क है। तो ये यहाँ पे कौन हेड करे आप लोगों को? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राइट। अब उसके बाद यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, जिसको कि एनएसए हेड करेगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, एनएसए हेड करेगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। सो यहाँ पे देख लो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, होम एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ये चार ही मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों के वो होते हैं। एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, ठीक है, आप लोग पढ़ते हो पॉलिटी में कैबिनेट कमिटीज, यस। तो वो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज होती है, वो भी ये, उसमें भी यही चार मेंबर होते हैं। एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, वो भी बहुत बड़ी कमेटी है, उसमें भी यही चार मिनिस्टर और पीएम होते हैं। तो ये चार मेन मिनिस्टर्स हैं हमारे और पीएम सारे हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप वन एंड जिसको कि एनएसए हेड करेगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, उसको भी वही हेड करेगा। और एक हो गया आप लोगों का सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट। अब कारगिल वॉर के बारे में इसने दिया हुआ है कुछ तो कि इसके 25 साल हो गए हैं, बट दिस इज नॉट रेलेवेंट कि इस टाइप के क्वेश्चन पे वो कभी पूछते नहीं है। ऑपरेशन विजय होता है उसका नाम, कोड नेम। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को एविक्ट करने के लिए जो कारगिल एरिया में आ गए थे, ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। अब इसमें ऑपरेशन सफेद सागर होता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और ऑपरेशन तलवार होता है, इंडियन नेवी ने ब्लॉकेड किया था पाकिस्तान की नेवी को अरेबियन सी में। तो देखा जाए तो कारगिल के टाइम पे हमारी तीनों फोर्सेज एक्टिव थी, ठीक है ना। द सेम थिंग हम देखते हैं 1971 के वॉर के बारे में। बट आफ्टर मैथ ऑफ कारगिल वॉर क्या होता है? कारगिल की रिव्यू कमेटी बनती है 1999 में के सुब्रमण्यम में। तो कारगिल रिव्यू कमेटी फिर सजेस्ट करती है काफी सारी चेंजेस हमारी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो रशिया ने वीटो किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन ऑन द वेपन फ्री आउटर स्पेस वर्ल्ड, ठीक है, जो कि यूएस और जापान ने किया था।
This was a resolution to enforce the 1967 Outer Space Treaty banning the वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अब ये देखो, अब रिजोल्यूशन आया, क्या उस रिजोल्यूशन में था, वो पास नहीं हुआ, ऐसी चीज वो कभी नहीं पूछने वाली, ठीक है। बट ठीक है, ये आउटर स्पेस ट्रीटी में ये चीज इंपॉर्टेंट है दैट आउटर स्पेस इज व्हाट इट इज सीन एज अ ग्लोबल कॉमन, जैसे कि अंटार्कटिका है। इज आर्कटिक ग्लोबल कॉमन? नो, आर्कटिक ग्लोबल कॉमन नहीं, इसीलिए तो आर्कटिक में आर्कटिक काउंसिल बनी हुई है, ठीक है। सो देन अब देख लो, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस और मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस में डिफरेंट है। वेपनाइजेशन में क्या, हम डिप्लॉय कर रहे हैं वेपन्स को स्पेस में, जहां पे कि इनेबलिंग कॉन्फ्लिक्ट बाय टारगेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट और इन अर्थ। तो वो जो भी हमने वहां एम्प्लॉय किए हैं प्रोडक्ट वेपन्स, उनसे हम लोग अर्थ पे भी टारगेट कर सकते हैं और विद इन स्पेस भी वॉर कर सकते हैं। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस इज बेसिकली यूज ऑफ स्पेस, स्पेस को यूज करना टू सपोर्ट ग्राउंड, सी, एयर बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस को, ठीक है। तो वेपन्स डिप्लॉय नहीं करने, वेपनाइजेशन में आप डायरेक्ट वेपन डिप्लॉय करते हो, मिलिटराइजेशन में मिलिट्री की हेल्प के लिए स्पेस बेस्ड उसका यूज कर रहे हो। जैसे भाई अभी आप रिमोट सेंसिंग का यूज कर रहे हो, बट फॉर लेट्स से एक एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, लेकिन मिलिट्री पर्पज के लिए, तो देन दैट विल आल्सो बी मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। उसके बाद इंपॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर पीस इन स्पेस, ठीक है। सबसे पहले कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, दिस इज द कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके बाद आउटर स्पेस की ट्रीटी बन जाती है, फाइन। उसके बाद रेस्क्यू अग्रीमेंट होता है, रेस्क्यू एंड रिटर्न ऑफ द स्पेस ऑब्जेक्ट। फिर स्पेस लाइबिलिटी, स्पेस लाइबिलिटी के अंदर आज तक केवल एक ही बार किसी को, मतलब अगर कुछ स्पेस ऑब्जेक्ट से कोई डैमेज होता है, मान लो मैंने आज एक मिसाइल छोड़ दी और वो मिसाइल ढंग से नहीं गई और जाके ऑस्ट्रेलिया में पड़ गई, फाइन, तो उस केस में वो लाइबिलिटी देनी पड़ेगी ना किसी को, तो मतलब मैं ही वो लाइबिलिटी भरूंगा। तो इसी तरीके से स्पेस लाइबिलिटी में यही होता है। तो आज तक इसके अंदर एक ही बार रशिया को देनी पड़ी थी लाइबिलिटी, आई गेस इट वाज मे बी टू द कनाडा, ठीक है। तो वो स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन था। उसके बाद मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी है हमें, मून अग्रीमेंट, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद आ जाओ, अच्छा इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है मून एग्रीमेंट, ये भी ध्यान दे लो, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों के रेगुलेशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। यूनाइटेड स्टेट हैज अक्यूज रशिया ऑफ एम्प्लॉइंग द केमिकल एजेंट। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोपिक्रीन वाज इन न्यूज, एंड क्लोरोपिक्रीन क्या है, इट इज अ केमिकल एजेंट, इट इज अ टॉयलेटरी चीज है, मतलब कि भाई या फिर और इसको क्या ऑप्शन दे सकते हैं, वो ओजोन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वगैरह, ठीक है। तो याद क्या करना है, क्लोरोपिक्रीन, बस। क्लोरोपिक्रीन इज अ फ्यूमिगेंट केमिकल जिसको हम हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नेमाटिसाइड, एंटीमाइक्रोबियल, फंगिसाइड यूज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएंगे आप लोगों की केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। दिस वाज अडॉप्टेड इन 1992 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1997। ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिमिनेट केमिकल वेपन्स एंड प्रिवेंट द यूज ऑफ सच वेपन्स इन फ्यूचर। इट सीक्स टू बैन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड द प्रीकर्सर्स। सीडब्ल्यूसी सीडब्ल्यूसी currently has 193 member states. CWC की 193 member states हैं. Destruction of the chemical weapons. The CWC includes a detailed verification measure to ensure compliance, including inspections. ठीक है, इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे, ठीक है। ओनली 4 कंट्रीज आर नॉट पार्टीज, ये इंपॉर्टेंट है कि 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो पार्टीज नहीं है। अब साउथ सूडान की गलती नहीं है, साउथ सूडान इज द मोस्ट, मतलब ये बिल्कुल नई कंट्री है, 2011 में ही बनी है, तो ये तो चलो पार्टी नहीं भी है। बट नॉर्थ कोरिया देख लो, द ऑलवेज बैक वेंचर वाली चीज। इजिप्ट, इजिप्ट इज अ इजराइल, ठीक है। तो इजिप्ट, इजराइल इज ऑल्सो नॉट अ पार्टी टू एनपीटी, ठीक है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान ऑल्सो। बाकी चलिए, तो नेक्स्ट इज योर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट है सच कि ये ओपीसीडब्ल्यू क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो सीडब्ल्यूसी के अंदर ये बनता है 1997 में, 193 मेंबर्स हैं इसके। केमिकल वेपन डिस्ट्रक्शन से को वेरीफाई करेगा, लाइक दोज इन सीरिया एटसेट्रा, ठीक है जी। इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हेग में हम लोगों ने देखा था कि कोर्ट्स के अलावा एक ओपीसीडब्ल्यू का भी हेडक्वार्टर है। बाकी कीप ऑन रिमेंबरिंग, ओपेक के हेडक्वार्टर कहाँ थे, वियना में, जबकि ऑस्ट्रिया उसका मेंबर नहीं था। एफएटीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस हैड बीन इन न्यूज सिंस द पास्ट 2-3 years एंड द क्वेश्चन हैज नॉट येट बीन आस्क्ड। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एफएटीएफ क्या है, एफएटीएफ का प्लेनरी मीटिंग हुआ है सिंगापुर में, जहां पे कि उन्होंने म्यूचुअल, अब तो सबसे पहले ये म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एफएटीएफ के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में है, ये याद रखना है कि म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट कहाँ होता है। इट इज बेसिकली एक कंट्री के, हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं कि एक कंट्री के पास, मतलब भाई जो वो इन्वेस्टमेंट करी है टू टू
टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो कैसी है। तो इसका प्रोसेस क्या है, पीयर रिव्यू। ठीक है, पीयर रिव्यू करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले इंडिया ने फर्स्ट अडॉप्ट किया 2010 में। इंडिया मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग आर पीएमएलए, यूएपीए। फाइन। उसके बाद है एफआईयू, established in 2004, ईडी established in 1956। सभी को पता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी पोर्टल। ठीक है, कि इसके अंदर क्या करते हैं सब लोग, लीगल असिस्टेंस, एक कंट्री दूसरी कंट्री को लीगल असिस्टेंस देती है। अब इसमें मैं आ जाओ, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर 40 है, 38 जुरिस्डिक्शन है। फाइन। दो रीजनल कोऑपरेशन है, बट यूरोपियन कमीशन है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। जीसीसी कई मेंबर, ईयू, एयू और बाकी हम लोगों ने G20 में देखा हुआ है कि G20 में ये दो वो मेंबर्स हैं, ग्रुप्स। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जीसीसी इज अ मेंबर इन योर एफएटीएफ। अब यहाँ क्या है, पेरिस फ्रांस, तो 38 कंट्रीज है। अब इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था अराउंड 2010 के आसपास। ठीक है, ये बनता था 1989 में। सबसे शुरू में जो था इसका मेन जो फोकस एरिया था वो था वही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है ना, वो था मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के ऊपर। बट बाद में क्या था, बाद में इनको पता लगा कि द टेररिस्ट फाइनेंसिंग 9/11 के बाद, तो 9/11 के बाद इसका जो स्कोप होता है वो बढ़ जाता है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच में एक बहुत बढ़िया सा लिंकेज है। तो वो लिंकेज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि भाई हम ये अब ये दोनों चीजों पे ध्यान देंगे। फाइन। अब इसके फंक्शन क्या है भाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंटरडी वगैरह वगैरह। अब यहाँ है ब्लैक लिस्ट होती है और ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में कंट्री है जिनकी सीरियस डेफिशिएंसीज है, इनके ऊपर क्या होता है, इनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, इनकी एसेट्स फ्रीज कर देंगे वगैरह वगैरह, कुछ चीजें होती हैं इनके ऊपर सैंक्शन टाइप लगते हैं। ग्रे लिस्ट में यह है कि उनको इंक्रीज मॉनिटर करते हैं अभी कि भाई तुम सुधर जाओ सुधर जाओ। तो पाकिस्तान इसमें था, अब तो पाकिस्तान को इससे भी निकाल दिया। अब देख लीजिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब ये गोल्डन क्रेसेंट, दिस इज मतलब सिंपल सा है, ये गोल्डन ट्राइंगल है म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, एंड गोल्डन क्रेसेंट है आप लोगों का ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज यहाँ पे ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। तो वर्ल्ड की ड्रग रिपोर्ट मतलब रिलीज करेगा, दैट इज बाय यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड ड्रग डे। ठीक है, एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। मोस्ट अब्यूज ड्रग्स कौन से हैं हमारे पास, कैनबीस है, फॉलोड बाय ओपियोइड्स, एम्फिटामिन्स, कोकेन, एक्सटेसी एटसेट्रा। अब अफेक्टेड रीजन क्या है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट और ट्रिपल फ्रंटियर एरिया। अब देखो गोल्डन क्रेसेंट और ये चीज सब जानते हैं। द न्यू थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ट्रिपल फ्रंटियर एरिया। यहाँ पे आप लोगों का टैप, नॉट टैप, दिस इज बैप, योर अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू। कि ट्रिपल फ्रंटियर एरिया क्या है। अब इसका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये क्या है, हेडक्वार्टर इसके वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका जेनेसिस है 1997, तो 1997 में ये बनता है। उसके बाद है वर्क्स विद ऑल यूएन मेंबर स्टेट। अब करेंगे क्या भाई, ड्रग अब्यूज, इलिसिट ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन। ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके बाद है इट सपोर्ट्स इंटरनेशनल कन्वेंशन, रहेगी यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन योर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ट्रीटी अराउंड 2003 साइन होते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, इसको भी ये सी, करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ड्रग्स का बहुत बड़ा लिंकेज है। ठीक है ना, तो ये हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी में करते हैं, सब कुछ मीन्स का चीज है। लेकिन ये अब आ जाओ आप लोग इनिशिएटिव फॉर ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज के इनिशिएटिव्स बताओ। कमीशन ऑन, अब इंडिया में, इंडिया के लेवल पे क्या है, एनसीबी है। ठीक है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इंडिया ने क्या किया हुआ है, ऑपरेशन ब्रोडर्स वर्ल्ड इन कोलैबोरेशन विद यूएस, इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए। एनडीपीएस एक्ट है, इसी के अंदर एनसीबी बनता है। नशा मुक्त भारत अभियान है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है। ठीक है, उसके बाद है कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग, दिस इज इस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन का इकोसोक। इकोसोक हम लोगों ने बात की थी, दैट इकोसोक इज वन ऑफ द यूएन ऑर्गन्स। ठीक है, यूएन के 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसमें से ही इकोसोक होता है। इसमें अराउंड 54 मेंबर्स होते हैं जिनको की इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ज्योग्राफिकल पैटर्न पे ही होंगे ये भी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स ट्रेड एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, वो कन्वेंशन भी है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल लेवल पे। इसमें 13 मेंबर्स हैं जिनको की इलेक्ट कौन करता है, इकोसोक। ठीक है, 1998 में ये बनता है। प्लीज रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है दैट दिस इज अ कोजाई जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी, यानी कि अगर कोई
इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है और वो इनको वायलेट कर रहा है, तो ये कुछ जुडिशियल एक्शन भी ले सकता है, उसके ऊपर कुछ पेनलाइजेशन वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट अप इज योर कमीशन ऑन क्राइम एंड प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, CCPCJ। 33rd सेशन इसका हो गया है, टू फॉर द स्टेप्स टू कॉम्बैट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड लॉन्च द जनरेशन जस्टिस इनिशिएटिव। यस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट जेन जस्ट इनिशिएटिव जो था कि भाई यूथ लोग जो है वो क्राइम प्रिवेंशन में और क्रिमिनल जस्टिस में हेल्प करें, उसके लिए ये जनरेशन जस्टिस। तो की मैकेनिज्म्स टू टैकल ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पलेर्मो कन्वेंशन इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सप्लीमेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये हम लोगों ने देख लिया, एक्ट्स एज द सेक्रेटेरिएट फॉर यूनाइटेड नेशन। अब ये देख लो, अब ये पूरा मतलब ये फैक्चुअल चीज है, इसमें क्या ही समझा सकते हैं हम। यहाँ देख लो, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गए, तो वो क्या है, ये TOC की जो कन्वेंशन है उसका सेक्रेटेरिएट क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, अब इसके बाद ये काफी सारी रिपोर्ट्स भी जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट वगैरह है वो कौन रिलीज करता है, ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस। इसके बाद सेवन याद कर लो, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। सी, इसको हम लोगों ने क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे की बेसिकली स्मगलिंग होती है ना, जो उसको टैकल करते हैं ये वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट एक्ट, स्मगलिंग ऑफ व्हाट, योर जो एनिमल्स वगैरह की स्मगलिंग है। उसके बाद सार्क कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद CCPCJ क्या है, 1992 में बनता है, इकोसोक। अब यहाँ देख लो, ये जितने भी ऐसे ऐसे कमीशन है, यूजुअली जितने भी कमीशन है वो सभी बने इकोसोक के अंडर बनते हैं। ठीक है, जनरल ट्रेंड यही कह रहा है अभी तक। 40 मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड बाय इकोसोक फॉर 3 ईयर टर्म्स, प्रिंसिपल UN पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर द क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट। यस, ग्लोब नेटवर्क। तो ग्लोब क्या, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड, इंडिया का इलेक्शन हुआ है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिंग कमिटी ऑफ ग्लोब, ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये स्टैब्लिश कर बहुत रिसेंट 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको स्टैब्लिश किया। 121 मेंबर्स हैं। अब इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द सेंट्रल अथॉरिटी और CBI और ED रिप्रेजेंट करते हैं एज मेंबर। तो इंडिया की तरफ से मेंबर यूजुअली CBI होता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ED भी है। ये बहुत रिसेंट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ये 2021 में ही बना है। तो एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, भाई जो इंडिया में लॉ को एंटी करप्शन के लॉ को एनफोर्स करते हैं, वो कौन सी अथॉरिटीज है, वो यही तो सारी हैं। उसके बाद गवर्नेंस हो गया, गवर्न बाय इट्स मेंबर्स एंड सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स। उसके बाद है ऑपरेशनल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज विद एन एंटी करप्शन मैंडेट कैन जॉइन फोर्सेज टू काउंटर द ट्रांसनेशनल करप्शन केसेस। फाइन, दिस इज इट। उसके बाद है IAEA। IAEA was set up in 1957 as an autonomous organization under the UN। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में है। 180 मेंबर है इसके, इंडिया इज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। इट मॉनिटर द कंप्लायंस विद NPT, तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 में साइन हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट, जिसने भी 1967 से पहले जो वो है आप लोगों के न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, उसको अलाउड है न्यूक्लियर वेपन रिटेन करना, बट बाकी और भी कोई नहीं करने वाला है। तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया बिकॉज दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। तो 1967 से पहले 5 कंट्रीज ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन उसके अलावा अब इसके अंदर मतलब उसके अलावा हम लोग और कौन कौन ऐसे देश हैं जो इसके पार्ट नहीं है। सो फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया इसका पार्ट नहीं है, यहाँ से इंडिया इसका पार्ट नहीं है, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, इसराइल इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एनपीटी। बट एनपीटी को देख रेख कौन करेगा, भाई कोई बॉडी चाहिए भी तो जो कि ये रिएक्ट करे कि एनपीटी को सही से, एनपीटी का वायलेशन तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये है। अब इंडिया इज अ मेंबर इन द सेंस, क्योंकि जब इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील होती है, ये आप लोगों की इंडो US न्यूक्लियर डील होती है, उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को अपने वो वाले न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि हम लोग सिविलियन पर्पज के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है, वो हम लोगों को IAEA के इंस्पेक्शन के लिए ओपन करने पड़े। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट। उसके बाद है कि IAEA प्रोग्राम्स क्या है, इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग एटम्स फॉर फूड। अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है कि एटम्स फॉर फूड यानी कि न्यूक्लियर टेक्निक्स को हम लोग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम लोग कहा, जैसे वो फूड इरेडिएशन में काम आता है। ठीक है, एटम्स फॉर नेट जीरो। अब ये जो भी एटम्स वाले वो प्रोजेक्ट है, ये कौन किसके अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है दैट दिस इज डन बाय एटम्स फॉर फूड एंड एटम्स फॉर नेट जीरो। ये किसके हैं आप लोगों के,
IAEA है। उसके बाद है जूनोटिक डिजीज का इंटीग्रेटेड एक्शन करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह वगैरह। अब यहाँ आ गई न्यू अदर न्यूक्लियर ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। अब न्यूक्लियर ट्रीटीज क्या है, यहाँ देख लो। स्पेस के अंदर हम लोगों ने देखा prohibits placing nuclear weapons or weapon of mass destruction in orbit around the earth, installing them on moon or any celestial body etc। तो आउटर स्पेस ट्रीटी में स्पेस में आप लोग कुछ भी नहीं रखोगे। एफएमसीटी, एफएमसीटी में क्या है, प्रपोज्ड इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोहिबिट प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटीरियल। फिसाइल मटीरियल इज जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का एक यूज तो हो सकता है कि वो एज हम न्यूक्लियर में यूज करें, अदरवाइज और भी कोई यूज तो हो ही सकते हैं, बट हमें प्रोडक्शन ही नहीं करना है न्यूक्लियर वेपन के लिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम प्लूटोनियम का यूज ही मत करो। ये थी एफएमसीटी, एफएमसीटी को हमने साइन नहीं किया। उसके बाद है आप लोगों का स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज। ये जो थी ये यूएस और रशिया के बीच में न्यूक्लियर आर्म्स को रिडक्शन करने की ट्रीटीज थी। स्टार्ट, सोल्ट, ठीक है। ये तो अब आ जाओ, दिस इज योर न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन मेजर्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, ठीक है। अब ये नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करता होगा। दूसरा है न्यूक्लियर सिक्योरिटी के समिट्स होते हैं हाई लेवल ग्लोबल लेवल पे, भाई जो न्यूक्लियर टेररिज्म से बचने की कोशिश करेंगे, बताएंगे सर। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट माने कि भाई अपने जो इतने भी आर्म्स कंट्रोल करो, डिसआर्मामेंट की आप अपने जो वेपन्स है वो खत्म करो, तो ये उसके लिए कॉन्फ्रेंस होती है। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, आईकैन, आईकैन को अभी मोस्ट रिसेंट वो मिला था आप लोगों का न्यूक्लियर वो सॉरी नोबल नोबल प्राइज इसको आइकन को मिला हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स दिस ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये ट्रीटी इन्होंने प्रपोज किया है, काफी देशों ने साइन भी किया है। इंडिया ऑफ कोर्स नहीं करेगा जब तक कि P5 वाली कंट्रीज नहीं करेंगी, बट TPNW क्या कहते हैं, टोटल प्रोहिबिशन। इट मतलब ये ऐसी ट्रीटी है जो इंडिया के हक की है, बट ये टोटल प्रोहिबिशन की बात करें तो जब तक और नहीं मानते हम नहीं मान सकते इस पे। बट ये टोटल प्रोहिबिशन कह रही है कि भाई जो है ऑलरेडी उसको भी खत्म करो, जो और आगे कोई बनाएगा भी नहीं। उसके बाद है नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी की रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ दिस, ठीक है बस। उसके बाद है दिस इज योर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU ने रिलीज किया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो प्लीज रिमेंबर कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंडेक्स भाई कौन रिलीज करेगा, ITU ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। विच विल असेस कंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट्स, कि हर एक कंट्री की साइबर सिक्योरिटी में क्या है। तो 46 कंट्री आर इन टीयर 1, टीयर 1 इज रोल मॉडलिंग, यानी कि बेस्ट कंट्रीज है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज, मोस्ट कंट्रीज आर किस में है, टीयर 3 में या टीयर 4 में है। अब ITU कब बनता है ये हम लोग बात कर चुके हैं, 1865 में बनेगा। दिस इज द ओल्डेस्ट ऑफ द दिस इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। अब देखो ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट, ई वेस्ट मॉनिटर, हम लोग अब ऐसी हर एक उसको नहीं पढ़ सकते हैं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, एक तो भाई ये सबसे पुरानी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज ITU के बारे में है वो है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, दैट इज योर ITU। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि इंडियन नेवी ने कुछ ड्रग्स सीज किए हैं अरेबियन सी में एज पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल सी कंबाइंड टास्क फोर्स अंडर द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो ड्रग्स वर सीज्ड अंडर ऑपरेशन क्रिम्सन बाराकूडा, फर्स्ट सच ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी आफ्टर इंडिया जॉइन द CMF। इसका क्विक रिव्यू क्या है, 2001 में इसका जेनेसिस होता है। मेंबर्स आर 46 कंट्रीज, इंडिया ज्वाइन इन 2022, पार्टिसिपेशन इज प्योरली वॉलंटरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 टास्क फोर्सेज हैं। अब ये क्या है, सी दिस इज अ मैरीटाइम फोर्सेज, जैसे यूएस का जो नेवल वो है ना, जो नेवल एडमिरल है वो कमांड करता है, हु इज द हेड, ठीक है। इट इज अ मैरीटाइम पार्टनरशिप है कि सारी देश की नेवी ना मिलके कुछ गदर मचा देंगी। तो ये सारी देश की नेवी से मिलके करेंगी क्या भाई, पायरेट्स को कभी मतलब पायरेट्स पे वो अटैक कर देंगी, पायरेट से कुछ छुटकारा मिलवा देंगी, कभी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर कर देंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए बाय काउंटरिंग द इलिसिट नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं आप लोगों के, पायरेट्स हो गए, ठीक है, और यही सब हाई सीज में, फाइन स्टेबिलिटी के लिए, उसके लिए ही है ये। उसके बाद है आस्पा, आस्पा इज नॉट इंटरनेशनल रिलेशन में तो नहीं आना चाहिए, बट ठीक है इसको एक्सटेंड कर दिया नागालैंड और अरुणाचल में। आस्पा के अंदर देखो होता क्या है, इट ग्रांट स्पेशल पावर टू आर्म्ड फोर्सेस, के पास ना एक स्पेशल पावर होती है। सेक्शन 3 में हम एक डिस्टर्ब्ड एरिया कह देते हैं कि दिस एरिया इज डिस्टर्ब्ड एरिया। ये डिक्लेयर कौन करेगा, या तो यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है या तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के भी यहाँ पे कौन करेगा, गवर्नर करेगा, फाइन। तो आसपा को नागालैंड
असम, मणिपुर, अरुणाचल वगैरह में ये है। ये जम्मू कश्मीर में भी है, पर जम्मू कश्मीर का स्पेशल दूसरा आस्था एक्ट है। अब समझो, एप्लीकेबिलिटी आसाम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, प्लीज, ये चार ही देशों में, चार ही स्टेट्स में है। असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। ओवर द टाइम हम लोगों ने त्रिपुरा से इसको पूरा रिमूव कर दिया है, ठीक है। हम लोगों ने मिजोरम से पूरा रिमूव कर दिया है। सिक्किम में तो था ही नहीं, हम लोगों ने मेघालय से भी इसको पूरा रिमूव कर दिया है। प्लीज रिमेंबर दिस। उसके बाद डिस्टर्ब एरियाज क्या हो सकते हैं, जहाँ पे कि हम लोग इसको, अब इसके अंदर देखो कुछ पावर्स मिलती हैं आप लोगों के, जो ये होते हैं, मिलिट्री पर्सन होते हैं, ठीक है। उनको बिना, विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, सर्च सीजर करने की पावर मिलती है। सर्च सीजर, अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट भी कर सकते हो विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। और बेस्ट पार्ट ये है, मतलब बेस्ट भी क्या, कि यूनिक चीज ये है इस एक्ट के बारे में, दैट आपके ऊपर, अगर आप एक, मतलब आप एक मिलिट्री मैन हो, तो आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले ली जाए। तो यानी कि अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होते भी हैं, तो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आपके साथ कुछ किया नहीं जा सकता, तो उनको एक इम्यूनिटी होती है, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट ही नहीं की सकती, कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन इज मेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मेजर पीस अकॉर्ड्स एंड इनिशिएटिव, शीलोंग अकॉर्ड होता है 1975 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागा नेशनल काउंसिल के बारे में। दिस वाज लेड बाय अंगामी फिजो, है ना। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में होता है मिजो नेशनल फ्रंट के साथ। बोडो अकॉर्ड 1993, 2003, 2020। आसाम अकॉर्ड एनएलएफटी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ब्रू रियांग अग्रीमेंट भी 2020 में कहा है, त्रिपुरा और मिजोरम के कॉन्टेक्स्ट में। कार्बी एंगलोंग कहा है, आसाम में। सो व्हाट यू कैन डू रादर इज कि कार्बी इज अ एथनिक माइनॉरिटी, या एथनिसिटी, कार्बीज कहाँ के हैं, आसाम के हैं। ब्रूज कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं, ठीक है जी। इस तरीके से याद करें, सो देन इट इज गुड। नेक्स्ट अप इज United Nation Counter Terrorism Fund. India contribute $500,000 to United Nation Counter Terrorism Fund in UNSC's काउंटर टेररिज्म मीटिंग। अब इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, अब उससे क्या करेंगे हम, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रेवल प्रोग्राम, ठीक है। ग्लोबल मेजर्स टेकन टू काउंटर टेररिज्म, यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी टू इनहेंस नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल एफर्ट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। अब ये याद कर लो कि 2017 में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म बनता है, इसका एक ट्रस्ट फंड भी है जो कि 2009 में बनता है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज सच, बिकॉज दिस इज ऑब्सक्योर टाइप ऑफ अ थिंग। उसके बाद है सिप्री, जो है आप लोगों का स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ना हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है कि कौन देश कितना खर्चा कर रहा है अपनी मिलिट्री पे। तो इंडिया क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। ये यूजुअल यही केस रहता है कि सबसे पहले यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना, रशिया। और ये क्या होता था भाई, रशिया दूसरे पे होता था, अभी चाइना दूसरे पे चल रहा है आजकल। अब सिप्री ने ऑल्सो रिलीज किया एक मल्टीलेटरल पीस ऑपरेशन की रिपोर्ट वगैरह, ठीक है। India was the highest contributor of the military personnel for UN peacekeeping force in 2023 and largest deployment of the peacekeeping forces was in sub-Saharan Africa। ये सभी को ही पता है, इसमें तो कुछ इन्होंने खास चीज बताई नहीं है। बट हाँ, ये चीज है कि इंडिया इज अ फोर्थ लार्जेस्ट, ये जो मिलिट्री स्पेंडर। अब इसके बाद ना कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि न्यूज में रहते हैं। अब जैसे कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हमारी किसके साथ है, यूएस के साथ है। यूएस के साथ नेवी की एक्सरसाइज क्या है, साल्वेक्स। वज्र प्रहार क्या है, आर्मी के साथ है। सी डिफेंडर्स इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड। एक्सरसाइज तर्कश क्या है, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज। सो इफ यू वांट टू रिमेंबर, तर्कश इज वेरी गुड। और इन्होंने युद्ध अभ्यास भी दिया, यस, ये दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। शक्ति इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि शक्ति इज, हम लोगों को लगेगा कि नेपाल के साथ या भूटान के साथ या बांग्लादेश के साथ होगी, बट नहीं। शक्ति एंड वरुण दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कि ये फ्रांस के साथ है। बट वरुण, वरुण मतलब, वरुण क्या होता है, जल के देवता, वैसे भी हिंदी में, है ना। तो शक्ति इज योर मिलिट्री एक्सरसाइज एंड वरुण इज योर नेवल एक्सरसाइज। उसके बाद आ जाओगी कैज इंड, नाम नहीं पता लग रहा है, कजाकिस्तान और उसकी है इंडिया की। नोमैडिक एलिफेंट, अब ये नाम से नहीं पता लगा सकते हो, दैट इज वाई ये याद करना पड़ेगा कि मंगोलिया की है और इंडिया की है। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच में होते हैं, इंडिया और रशिया के बीच में। इंद्र, इंदिरा इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इंदिरा को आप लोग इंडिया और फ्रांस ले जाओगे, बट नहीं, इंदिरा इज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। एक्सरसाइज होपेक्स, होपेक्स इज विद इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद है लमातिये। लमातिये कहाँ से है, सेशल्स के साथ है, ठीक है। अल नजह वगैरह ये हमारी ओमन के साथ होती है। नसीम अल बहर, ये भी ओमन के साथ है। और यहाँ क्या है ये,
एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, ये भी ओमन के साथ है। जायद तलवार यूएई के साथ है। सिम्बेक्स इज फॉर सिंगापुर। मैत्री इज इंडिया थाईलैंड, सो मैत्री इज ऑल्सो गुड, यू कैन रिमेंबर दैट। जिमैक्स इज नाम से पता लग रहा है जापान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज। धर्मा गार्जियन इज ऑल्सो इंडियन आर्मी एंड जापान। मित्र शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। समुद्र लक्ष्मण ये किसके बीच में है? मलेशिया के साथ है। उदार शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। सो इस चीज का और कुछ लॉजिक है नहीं करने का, ठीक है, ये रटने ही पड़ेंगे। 2 3 4 5 जितने रट सको उतने रट सकते हो। बाकी इनका कुछ कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है कि हम सारे ही याद करें, एक भी ना आए मे बी, ठीक है, हु नोस। सो एक्सरसाइज मलाबार हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। एक्सरसाइज फ्रीडम एज, अभी इसमें कौन है? साउथ कोरिया, यूएस, जापान, नॉट नीडेड। आईएमटी ट्राइलेटरल, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया ट्राइलेटरल। नेक्स्ट, exercise Tarang Shakti. Exercise Tarang Shakti means this was why Indian Air Force hosted phase 1 of the exercise Tarang Shakti. It is India's first multinational air exercise. ठीक है. Khan Quest is with respect to Mongolia. इब्सामार नाम से ही पता लग जाएगा. This is by your India, Brazil and South Asia. ठीक है. IBSA is a grouping also. रिमपैक किसकी है? मल्टीलेटरल है. पिच ब्लैक इज विद रिस्पेक्ट टू योर 2 years multinational air exercise. Cutlass Express is your with respect to again multinational maritime exercise है। ओरायन में भी बहुत सारे देश हैं, वी कैन नॉट गो इनटू दैट। डेजर्ट फ्लैग क्या है? यहाँ देखो, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। सो इफ वी वांट, हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेजर्ट फ्लैग एयर है, मतलब सिर्फ इतना याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके ये याद करने इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस। इट इज एन एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बाय कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, CMF, जो हमने अभी पढ़ा था। ऑपरेशन सद्भाव, दिस वाज फॉर द HADR, है ना, टू लाओस, म्यांमार, वियतनाम। अब देखो ये इन्होंने खुद ही दे दिया। ऑपरेशन सद्भावना इनिशिएटिव अलग है, वो इंडियन आर्मी का था सिविक एक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम में। बट ऑपरेशन सद्भाव इज HADR असिस्टेंट, जो हम लोगों ने किस किस को दी है? लाओस को, म्यांमार को, वियतनाम को। टाइगर ट्रायम्फ इज अ बाइलेटरल ट्राई सर्विसेज HADR एक्सरसाइज। तो ये भी बढ़िया है, क्योंकि ये नाम से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टाइगर ट्रायम्फ का मतलब होगा HADR। सो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस वी हैव finished the complete PT 365 of IR। देखो IR का अब मेन चीज ये है कि पढ़ना कैसे है। नाउ यू नो दैट मेन चीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेन एरियाज इन न्यूज, ठीक है। और दूसरा फिर हमें वो वाला चीज के बेसिक्स में जाना है जो कि न्यूज में थी, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक में जाना है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है अगर, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैड बीन इन न्यूज, तो उसके बाद हमें जाना पड़ेगा कि भाई कब वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कब हमें 1/3 में, कब हमें अदरवाइज हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से दिस इज द वे टू डू दिस, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच for your attention. We hope that you like this series. If you liked it, please like, do share this video with your friends and so on.